हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। ग्राफ्स वगैरह में देखा था कि कैसे डोमेन रेंज वगैरह सब कैलकुलेट करते हैं, है ना। और मैक्सिमा मिनिमा वगैरह कहाँ कहाँ पे आता है, किस किस पॉइंट पे, वो सब हमने डिस्कशन किया था, है ना। इसके अलावा आपको ट्रिगोनोमेट्रिक शीट के भी कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए गए थे, है ना। और आपको 2-3 क्वेश्चन मैंने क्लास में भी दिया था करने के लिए, ठीक है। तो यही वो 3 क्वेश्चन था, ठीक है। मैं इसको एक बार डिस्कशन कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं। तो जैसे ये पहला वाला पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट वाले पार्ट में देखो कि आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आप सबने कर लिया होगा। बोल रहा है कि इसका बोथ रूट कहाँ पे होना चाहिए, इन्फिनिटी पे, है ना। तो लास्ट क्लास में आपको कंडीशन दिखवाया था, है ना। दोनों रूट अगर इन्फिनिटी पे हो तो उसका जब रिवर्स करके आप चेंज करोगे तो दोनों रूट क्या हो जाएगा, 0। और दोनों रूट 0 होने का मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, है ना, बोथ रूट इन्फिनिटी, मतलब आपका ग्राफ किस टाइप का होना चाहिए, इस टाइप का कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए। यानी दोनों रूट इसका इन्फिनिटी हो, और दोनों रूट इन्फिनिटी होने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए और एक्स का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, है ना। दोनों को आप सॉल्व करके पी और क्यू की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। सेकेंड वाले पार्ट पे आते हैं। पहले थर्ड वाला पार्ट में कर देता हूं, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट में देखो, बोल रहा है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ ए, है ना। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ ए। हमें सेट ऑफ वैल्यू ऑफ ए के लिए चाहिए कि किस ए के लिए ये वाला जो क्वाड्रेटिक है ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। और आपको याद होगा कि y लेस देन 0 कहां पे होता है, जब आपका क्वाड्रेटिक किस फॉर्मेट का हो, इस टाइप का दिखाई पड़े, तभी तो आप, है ना। फॉर ऑल x बोल रहा है, सारे x के लिए। तो इस केस के लिए ये कंडीशन होता है, और इस कंडीशन के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर ऐसा ग्राफ है आपका तो कंडीशन क्या होगा, d लेस देन 0 होना चाहिए और a की वैल्यू भी लेस देन 0 होनी चाहिए। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पे देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a+4। तो पहली चीज तो a+4 की वैल्यू लेस देन 0 होगी, है ना। तभी आपका ग्राफ डाउनवर्ड होगा, है ना। और डाउनवर्ड होगा तो हम इसका d क्या बोल सकते हैं, d लेस देन 0। और d क्या होगा, b² -4a इंटू सी ट्वाइस a -6। और ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0। इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करना आता है, ठीक है। एक इनइक्वालिटी ये है, दूसरा इनइक्वालिटी ये है, ठीक है। दोनों को सॉल्व करके फाइनली आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन। फाइनली क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लोगे तो ए का शायद ये आता है, आप चेक करना खुद से, है ना। कुछ लोगों ने सॉल्व किया होगा तो शायद ये आया होगा, ठीक है। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाले को अगर ग्राफ के टर्म में सोचोगे तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। और ग्रेटर देन 0 कब, कैसा ग्राफ हो सकता है ना। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सारे x के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपका कर्व x एक्सिस के ऊपर ही लाई करना चाहिए, है ना। और इस कंडीशन के लिए भी a क्या होता है, लेस देन 0, सॉरी a क्या होगा यहाँ पे, ग्रेटर देन 0, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, लेस देन 0, क्योंकि x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। और a ग्रेटर देन 0 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, a की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए। फर्स्ट वाला ये वाला पार्ट, है ना। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, x-1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और d क्या होगा इसका, b² -4a इंटू सी। और ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0, है ना। तो दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो और फिर इन दोनों का फाइनल में जब इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए हमें इस तरीके से दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन बोल रहा फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका कोई रूट्स, रियल रूट्स नहीं है ना। देन हमें ये प्रूव करना है। अब मुझे ये बताओ कि इसका अगर कोई रियल रूट्स नहीं है तो कैसा ग्राफ हो सकता है। हमारे पास इक्वेशन क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, है ना। ये सारे क्वेश्चन देखो ग्राफ से कितना इजीली सॉल्व हो रहा है, ठीक है।
तो हमारे पास इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, और इसका बोल रहा है क्या है, नो रियल रूट्स है। नो रियल रूट्स मतलब सारे रूट्स क्या है, इमेजिनरी रूट्स हैं, है ना। इमेजिनरी रूट्स है मतलब क्या हो गया कि जब इसका आप ग्राफ बनाओगे तो कैसा ग्राफ हो सकता है, एक्स एक्सिस को कट नहीं करना चाहिए, है ना। हमसे इसने ये नहीं बोला है कि ये ए क्या होगा, ए के बारे में इसने कोई कमेंट नहीं किया है ना। तो अगर ए के बारे में इसने कोई कमेंट नहीं किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों टाइप का इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, है कि नहीं। दोनों टाइप का इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। हो सकता है आपका कर्व ऐसा भी हो, है ना, और हो सकता है आपका कर्व इस शेप का भी हो। प्रॉब्लम है इसमें, समझ में आ रहा है ना। तो दोनों टाइप का कर्व आपका क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है। दोनों केस में देखो हमारे पास क्या है, नो रियल रूट्स है, ठीक है। तो जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन के बेसिस पे जितने पॉसिबल कर्व है वो सारे कर्व मैंने यहां पे देखो प्लॉट कर लिया, है ना। तो ए नो रियल रूट्स के लिए कर्व ऐसा भी हो सकता है, कर्व ऐसा भी हो सकता है। हमने दोनों क्यों प्लॉट किया, क्योंकि हमारे पास कंडीशन नहीं पता है कि ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो ये दोनों केस पॉसिबल मैंने कर लिया। अब हमसे क्या बोला है करने के लिए, हमसे बोला है फाइंड करने के लिए कि c इंटू, देखो c इंटू ए प्लस बी प्लस सी, है ना, वो प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमारे पास, ये c इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये हमें बोल रहा है कि पॉजिटिव होना चाहिए। अब बताओ c क्या होता है, c क्या होता है आपको बताया था, x y एक्सिस को जहां पे कट करता है वही पॉइंट क्या होता है इसका, c होता है। यानी ये वाला यहां पे क्या है, 0,c है। इस वाले में ये क्या है, 0,c है। पहले वाले कर्व की अगर मैं बात करूं, इस वाले कर्व की अगर मैं बात करूं, तो इस वाले कर्व में आप c की वैल्यू क्या बोल सकते हो, यहां पे c क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। कैसा भी आप कर्व प्लॉट करो एक्स एक्सिस से ऊपर, हमेशा c क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, है कि नहीं। तो ये हमने एक कंडीशन बनाया यहां पे इस कर्व के लिए, है ना। और अब मुझे ये बताओ कि a प्लस बी प्लस सी कब मिलेगा, क्योंकि हमें c इंटू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू के लिए पूछा है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो हमने c पे तो कंडीशन निकाल लिया, a प्लस बी प्लस सी आपको कब मिलेगा। तो इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में अगर x की कौन सी वैल्यू पुट करोगे कि आपको a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, समझ में आ रहा है। x की कौन सी वैल्यू पुट करोगे कि आपको a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, क्या बोल सकते हो आप। तो यहां पे आपको a प्लस बी प्लस सी बोलने के लिए आपको x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यानी अगर y इक्वल टू, और अगर आप fx इक्वल टू ये एज्यूम कर लेते हो ax² प्लस bx प्लस सी, है ना। तो अगर आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो x इक्वल टू 1 के लिए आपको क्या मिलेगा, यहां पे a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। अब मान लो कि x इक्वल टू 1 यहां पे है, x इक्वल टू 1 पे आपका कर्व क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, समझ में आ रहा है ना। अगर मैंने fx इक्वल टू ये मान लिया, है ना, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि f(1) इक्वल टू पॉजिटिव होना चाहिए, इस सिर्फ कर्व के लिए, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ इस कर्व के लिए बात कर रहा हूं। ये पॉसिबल है या नहीं होगा, ये क्या होगा, पॉसिबल होगा। क्यों पॉसिबल होगा, क्योंकि कर्व आपका ऑलवेज एक्स एक्सिस से ऊपर ही है ना, एक्स एक्सिस से कर्व आपका ऊपर ही है। तो x इक्वल टू 1 के लिए भी आपका कर्व क्या होगा, पॉजिटिव होगा। x इक्वल टू 2 के लिए भी पॉजिटिव मिलेगा, 3 के लिए भी पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन हम उन सारे पॉइंट पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें जो निकालना है वो x की किस वैल्यू के लिए मिलेगा, 1 के लिए मिलेगा। तो हम 1 पे चेक कर रहे हैं। तो f(1) हम पॉजिटिव बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। और f(1) पॉजिटिव होगा तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इस वाले इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, है ना। तो देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमें क्या मिलेगा, c इंटू 2 पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही मिलेगा। किसी को कोई डाउट है इसमें, समझ में आ गया। सेम चीज मैं इस वाले कर्व के लिए करूंगा। यहां पे आप c की वैल्यू क्या बोल सकते हो, c की वैल्यू लेस देन 0 है, दिख रहा है क्या, c की वैल्यू लेस देन 0 क्योंकि वो y एक्सिस के x एक्सिस के नीचे है ना। अब देखो मैं सेम टाइप का कंडीशन यहां पे भी ट्राई करना चाहूंगा। अगर मैं मुझे बोलता है कि f(1) की वैल्यू क्या होगी, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए f(1) कितना है हमारा, लेस देन 0, क्योंकि कर्व आपका क्या है, कंप्लीटली x एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है ना। और अगर एक्सिस के नीचे है तो f(1) भी 0 होगा, लेस देन 0 होगा, f(2) भी लेस देन 0 होगा, 3 भी होगा, 100 भी 0 होगा, लेस देन 0 होगा। लेकिन अब बाकी सब में नहीं जाना है, सिर्फ f(1) लिख रहा है।
और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी लेस देन 0, और दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। क्लियर है ना। तो देखो दोनों तरफ से हमारे पास सेम कंडीशन आ रहा है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि कर्व कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी हमारे लिए। क्लियर है, किसी को कोई डाउट यहाँ पे है ना। तो कैसे मैंने किया समझ में आ रहा है ना। तो थोड़ा सा आपको इस तरीके से इस डायरेक्शन में भी सोचना पड़ेगा कि कैसे हम कर्व को ये चीज प्रूफ कर सकें। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इसी वाले क्वेश्चन में वो ये क्वेश्चन भी दे देता। ठीक है, एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया उसने कि c इंटू ए प्लस बी प्लस सी आपका पॉजिटिव है। ठीक है, दूसरा कंडीशन वो आपसे ये भी पूछ सकता है, बताओ c इंटू 9a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। क्या ये होगा, हाँ ये भी होगा। क्यों, क्योंकि इसने पहले वाले में इसने क्या लिया था, c इंटू एफ ऑफ 1, यहां पे उसने क्या लिया, c इंटू एफ ऑफ 3, है ना। क्योंकि d आपका पॉजिटिव है ना, सॉरी d आपका नेगेटिव है, तो कर्व या तो आपका एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या एक्स एक्सिस के नीचे ही होगा, है ना। तो दोनों के लिए आपको एफ ऑफ 3 कैलकुलेट करोगे तो भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, तो 3 कैलकुलेट करोगे तो आपको ये टर्म जनरेट होगा, है ना। तो इसको देख के मैं सोच रहा हूं कि मुझे एफ ऑफ 3 पुट करना है या एफ ऑफ 1 पुट करना है। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप, और दोनों कंडीशन के लिए आप देखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो इसी में आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। x इक्वल टू 4 भी पुट करके आप पूछ देगा कि बताओ ये क्या होगा, है ना। इसी में ये कंडीशन भी लगा सकता है, c इंटू 16a प्लस 4b प्लस सी पॉजिटिव होता है, ये प्रूव करो, है ना। c इंटू 25a प्लस 5b प्लस सी होता है, ये पॉजिटिव, ये प्रूव करो, है ना। तो आपको अब समझ में आ रहा है कि क्या चीज, कौन सा पैटर्न वो फॉलो कर रहा है ना। तो इस टाइप से आप ये 3 टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन आपको शीट में और मिलेगा, जब हम क्वेश्चन और करेंगे, है ना, शीट आपको मिलेगा तब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 25 दिया गया था। ठीक है, उसका वो वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 50 तक, ठीक है, 25 क्वेश्चन और आप लिख लो, है ना। और कौन सा वाला, सेकेंड पार्ट था उसका, है ना, सम ऑफ एंगल वाला जो था, उसका सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसका पहले वाले पार्ट में कुछ क्वेश्चन रह गया वो भी हम लोग कल देख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। आज हम लोग क्वाड्रेटिक का ही एक पार्ट हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, छोटा सा पार्ट है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको हम बोल रहे हैं कॉमन रूट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लिख लो कॉमन रूट्स, कॉमन रूट्स। ठीक है, कॉमन रूट्स में होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पहली चीज तो हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, तभी तो हम कॉमन रूट्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, और दूसरा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मान लेता हूं a-x² प्लस b-x, और इसको 1 2 कर लो तो बेटर रहेगा। ठीक है, a1 b1 c1 और a2 b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 इक्वेशन है, और इस दोनों इक्वेशन के रूट्स हो सकते हैं कुछ ना कुछ, है ना। तो मैं मान के चल रहा हूं कि दोनों का कुछ ना कुछ रूट्स है। ठीक है, क्योंकि कॉमन रूट्स की बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ रूट्स होना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कुछ ना कुछ इस दोनों का रूट्स है, मैं ये मान के चल रहा हूं। ठीक है, अब मैं फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन मैं ये ले रहा हूं कि मान लो कि दोनों दोनों रूट इक्वल है ना, बोथ रूट्स आर कॉमन। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में लिख रहा हूं, इजी वाला मैं पार्ट ले रहा हूं, फर्स्ट वाला पार्ट, बोथ रूट्स आर इक्वल, बोथ रूट्स आर सेम, है ना, और बोथ रूट्स आर कॉमन, है ना। बोथ रूट कॉमन मतलब क्या हो गया कि अगर इसका रूट अल्फा बीटा है तो इसका भी रूट क्या होगा, अल्फा बीटा ही होगा, है कि नहीं।
तो बोथ रूट का मतलब समझ में आ गया कि दोनों का रूट कॉमन है, बोथ रूट आर कॉमन। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन होते हैं तो हम क्या कंडीशन बता पाएंगे, अगर किसी ने हमको दो इक्वेशन दे दिया और बोला कि दोनों रूट कॉमन है, इसका जो रूट है वही रूट इसका भी है, तो आप यहां से क्या कंडीशन लिख सकते हो? कंडीशन यहां पे ये होगा कि आप जो कोफिशिएंट है ना, a1 बाई a2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का रेशियो, एक्स का कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो, ये तीनों क्या होना पड़ेगा? आपको इक्वल होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर दोनों रूट सेम है इसका मतलब दोनों इक्वेशन सेम होना चाहिए, है ना। बस इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, उस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल के इस तरफ जीरो है तो डिवाइड कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों इक्वेशन एक्चुअली में आपका क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, है ना। तो अगर दोनों रूट्स अगर कॉमन होते हैं तो आपको जो कोफिशिएंट है वो आपको अलग अलग दिखाई पड़ सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उनका रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन था, इजी वाला था, इसलिए मैंने ये वाला पहले कर दिया। ठीक है, अगर सिर्फ एक रूट कॉमन होता है, ठीक है ना, बोथ इक्वेशन हैज और वन रूट इज कॉमन, ठीक है, वन रूट इज कॉमन, तो अगर एक रूट कॉमन होगा तो आप कैसे कंडीशन लगाओगे? ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन ऊपर में दिया हुआ था उसी को मैं फिर से लिख रहा हूं, a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका रूट्स जो है वो अल्फा है और बीटा है, एक रूट कॉमन है तो मान लेता हूं मैं इसका एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट गामा है ना। तो देखो दोनों का क्या है? एक रूट कॉमन है। ठीक है, तो यही वन रूट कॉमन मतलब कहने का मतलब ये हो गया। अब अगर दोनों रूट एक रूट इसका कॉमन है तो ये दोनों रूट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं? ये दोनों रूट क्या करना चाहिए? इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर इसकी वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, a1 अल्फा स्क्वायर b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0, और यहां पे भी इसको भी अल्फा सेटिस्फाई करना चाहिए, a2 अल्फा स्क्वायर b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। क्लियर है? और आपने पहले ये चीजें पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन में, है ना। देखो कि यहां पे आप इसको जब लिखोगे तो इसको आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, आपको याद होगा, है ना। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं अल्फा बाई, देखो ये चीज लिखा जा सकता है क्या? अल्फा बाई b2, है ना, अल्फा बाई b1 c2 और सॉरी b1 a2, है ना, b1, और इसको कैसे लिखते हैं? ऊपर नीचे आप दोनों को लिख लो पहले। तो इसी इक्वेशन को मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखो एक इक्वेशन हमारे पास ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये चीज होगा, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं a1 अल्फा b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2 अल्फा स्क्वायर b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0, ये होना चाहिए, है ना। और इस दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं, है ना, तो देखो एक इक्वेशन में इसको मान रहा हूं ये अल्फा और ये अल्फा स्क्वायर है और ये अल्फा है, तो अगर आप इसको एक वेरिएबल एज्यूम कर लो तो यहां से आपको लीनियर वाले पार्ट में सॉल्यूशन लिखना आता है आपको, ठीक है, याद होगा आपको शायद, देखना, है ना। और इसको जब आप लिखोगे तो यहां पे आप क्या लिख पाओगे? a1 b2 माइनस b1 a2, याद आ रहा है? ऐसा आपने लीनियर वाले पार्ट में जब लीनियर इक्वेशन आप 10th में सॉल्व कर रहे थे तो इस टाइप से आप लिख पा रहे थे, ठीक है, a2 c1 माइनस a1 c2, ठीक है, और यहां पे जब लिखोगे तो ये क्या होगा? b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। यहां से देखो अल्फा, इस वाले इक्वेशन से आप अल्फा निकाल सकते हो, है ना, इस वाले पार्ट से आप अल्फा निकाल सकते हो। अल्फा कितना होगा? देखो अल्फा में यहां से क्या लिख सकता हूं? a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाई
A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है। और इस दोनों को यूज करके मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर निकाल सकता हूं, है ना। इस दोनों को यूज करके मैं अल्फा स्क्वायर लिख सकता हूं। तो अल्फा स्क्वायर कितना होगा, देखो B1 C2 माइनस B2 C1 बाई A1 B2 माइनस B1 A2, है ना। अब देखो ये भी मेरा अल्फा है, ये मेरा अल्फा स्क्वायर, तो अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो मुझे ये मिलना चाहिए, है ना। तो दोनों क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, है कि नहीं। दोनों क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो यहां से जब इक्वल का कंडीशन यूज करोगे आप, है ना, इक्वल का कंडीशन जब आप यूज करोगे तो यहां से क्या कंडीशन निकल के आती है आपके पास, यहां से आपके पास इक्वेशन निकल के आती है ना। यहां से आपके पास कंडीशन निकल के आती है ना। इस वाले इक्वेशन को भी आप अगर स्क्वायर कर दो या इस दोनों को सॉल्व करके भी आप एक कंडीशन निकाल सकते हो, है ना। देखो ये तो मैंने अल्फा स्क्वायर निकाल लिया, यहां से इस दोनों को सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू आपको यहां से भी एक मिलेगी, और यहां से क्या मिलेगी, B1 C2 माइनस B2 C1 बाई A2 C1 माइनस A1 C2, है ना। और इस दोनों को आप इक्वेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से देखो अल्फा की वैल्यू आप क्या लिख पाओगे कंडीशन में, C1 A2 माइनस A2 C1 हो गया A1 C2 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस B1 A2, और यही चीजें किसके इक्वल होगी, B1 इस वाले इक्वेशन के इक्वल, है ना। दोनों तरफ अल्फा है ना। B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाय A2 C1 माइनस A1 C2, है ना। और कभी कभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, A2 C1 माइनस A1 C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 इंटू A2 B2 माइनस B1 A2, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता रहेगा, है ना। तो इसमें हम लोग इस टाइप से एक्चुअली में याद रखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी एक कंडीशन होता है, अगर आपको ये कंडीशन याद है तो ये क्या हो गया, इफ वन रूट इज कॉमन, अगर एक रूट कॉमन होता है तो आप ये कंडीशन लिख सकते हो, क्लियर है। अगर एक रूट कॉमन होता है तो आप ये कंडीशन लिख सकते हो। तो ये कंडीशन भी आपको ध्यान रखना है, अगर नहीं ध्यान है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वाले पार्ट को याद भी नहीं करना उतना, लेकिन ट्राई करना कि कहीं कहीं पर डायरेक्टली क्वेश्चन इस टाइप से दे देता है। ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है तो ऑब्जेक्टिव में इसलिए मैंने ये डेरिवेशन करा के आपको दिखा दिया कि कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन वो आपको डायरेक्टली निकाल के दे देगा कि इसको सॉल्व करके देखो, ठीक है। लेकिन इन जनरल हमें करना क्या है कि जब भी आपको ऐसा बोले कि किसी इक्वेशन में, है ना, जैसे मेरे पास इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जैसे जनरली जो हमारा प्रोसेस होगा सॉल्व करने का वो इस तरीके का होगा, ठीक है। अगर मान लो किसी ने बोला कि इसका एक रूट कॉमन है, ठीक है, एक रूट अगर कॉमन है तो वो एक रूट हम डायरेक्टली भी निकाल पाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो मान ले कि अल्फा इसका एक रूट है, ठीक है। तो आप क्या करो, सिंपली मान लो इस वाले इक्वेशन में पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेम बना लो। तो एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, a1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस b1 बाई a1 इंटू एक्स प्लस c1 बाई a1 इक्वल टू 0। सेम उसी तरीके से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यहां भी आप 1 बना लो। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस b2 बाई c2x प्लस c2 बाई a2 होगा c2 बाई a2 इक्वल टू 0, है ना। अब देखो हमेशा आपको यही करना है कि जब भी आपको एक रूट कॉमन दिखे तो सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लो, है ना। तो यहां पे मैंने क्या किया, है ना, मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, है ना। तो पहला काम हमारा क्या था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमने 1 बना लिया। इस इक्वेशन को 1 मान लो, इस इक्वेशन को 2 मान लो, और आपको करना क्या है, सिंपली इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2,
ठीक है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा, और यहां से आपको बचेगा क्या, b1/a1 है ना, b1/a1 माइनस b2/a2 इंटू एक्स है ना, इक्वल टू c2/a2 माइनस c1/a1 है ना। देखो, और यहां से आप डायरेक्टली x की वैल्यू कैलकुलेट कर पा रहे हो कि नहीं, है ना। तो यहां पे अभी आपको क्योंकि a1 b1 के टर्म में दिख रहा है इसलिए थोड़ा सा बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है, लेकिन जब आपको पता है कि ये a1 b1 c1 नंबर के टर्म्स में होगा, है ना, तो यहां से ये कोई इजी सा नंबर आपको मिल जाएगा, है ना। तो यहां से आप x जो है, ये यही x कौन सा x होगा, कॉमन रूट्स होगा, है ना। तो कॉमन रूट्स जो आपको निकालना है, कॉमन रूट्स आप डायरेक्टली इस तरीके से भी निकाल सकते हो। देखो c2/a2 माइनस c1/a1 डिवाइडेड बाय, है ना, b1/a1 माइनस b2/a2। ठीक है, देखो मैंने डायरेक्टली बस हमने क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को सेम किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपका कॉमन रूट बाय डिफॉल्ट आपको तुरंत मिल जाएगा। और एक बार कॉमन रूट मिल गया तो बाकी सारे रूट्स भी आपको ट्राई करोगे तो मिल जाएगा। क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया होगा कि आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चन को खोजने में। ठीक है, तो क्या किया मैंने, समझ में आ गया। तो जब भी आपको कॉमन रूट्स का कोई क्वेश्चन हो तो हमें क्या करना है, ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन आपको लिख दे रहा हूं, आप ये क्वेश्चन ट्राई करना खुद से, है ना। बस ये प्रोसेस यही है ना, तरीका यही है करने का, आप ट्राई करना और नहीं होता तो बताना मुझे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, इफ एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस b इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस px प्लस q इक्वल टू 0 हैज अ रूट इन कॉमन, है ना, हैज अ रूट इन कॉमन एंड, और एक और कंडीशन दिया हुआ, एंड सेकेंड इक्वेशन हैज बोथ रूट्स, सेकेंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, सेकेंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, है ना, सेकेंड इक्वेशन का इक्वल रूट्स है। देन शो दैट आपको इसमें शो करना है b प्लस क्यू इक्वल टू AP/2। ठीक है, आप ये ट्राई करना, कॉमन रूट्स का क्वेश्चन है तो कैसे करना है, और एक एक्स्ट्रा कंडीशन आपको दिया हुआ है कि इसका इक्वल रूट्स भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लो, इफ a, b, c belong to R, if a, b belong to R and the equation ax square plus bx plus c equal to 0, if the equation and x square plus 2x plus 9 equal to 0 have a common root, तो इन दोनों का एक रूट कॉमन है ना, have a common, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, have a common root, then show that, तो आपको शो करना है, then show that ratio of a is to b is to c equal to 1:2:9। ठीक है, ये आपको शो करके बताना है कि अगर इसका एक रूट कॉमन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसे जैसे सीक्वेंस सीरीज वगैरह पढ़ते जाओगे तो वहां पे भी आपको बहुत टाइप के क्वेश्चन ऐसा मिलता जाएगा जहां पे हमें क्या क्या करना है, ये सब कंडीशन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम सारे क्वेश्चंस करेंगे पहले, लेकिन आपको ये चीजें डेवलप करना होगा कि कैसे ये चीजें सॉल्व होता है। ठीक है, एक और कंडीशन में लिखता हूं, एक और क्वेश्चन में लिख देता हूं, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना खुद से करने का। ठीक है,
इक्वेशन ये पहले वाले पार्ट का है, पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उस वाले पार्ट पे बेस्ड है। अब देखो, लेट 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एल्फा माइनस 2x, ठीक है, प्लस एल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे जो आपका एल्फा है, एल्फा बिलोंग टू आर दिया हुआ है, एल्फा बिलोंग टू आर। बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा, ये जो एल्फा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा फॉर विच, एल्फा की वैल्यू निकालना है फॉर विच, पहला कंडीशन है ना, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। क्या कंडीशन यूज करना है आपको पता है। दूसरा है इसी का सेकंड पार्ट, बोथ रूट्स आर इक्वल, ठीक है, बोथ रूट्स आर इक्वल, तो अल्फा की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। थर्ड पार्ट, बोथ रूट्स आर अपोजिट इन साइन, बोथ रूट्स आर अपोजिट इन साइन, बोथ रूट्स आर अपोजिट इन साइन, ठीक है। आप ये ट्राई करना, है ना। और एक और कंडीशन है, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, डी वाला, ठीक है, ये अपोजिट इन साइन रहने दो, अभी ये वाला पार्ट किया नहीं है। बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, ये 3 पार्ट है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट क्वेश्चन सॉल्व करना कि कैसे सॉल्व होता है और इसमें क्या क्या कंडीशन हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जनरली अब उस टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने 10th में किया था, है ना। तो थोड़ा सा इस टाइप से क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप ट्राई करना, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे सॉल्व करना होता है। इसी में आपका एक और जो इनइक्वालिटी वाला पार्ट है ना, इनइक्वालिटी वाला पार्ट आपको अच्छे से पता है ना, वेबी कर्व से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो होती है ना, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आपको ऑलरेडी पता है, ये मैंने वेबी कर्व वाले पार्ट में आपको बता दिया था, है ना। तो क्वाड्रेटिक मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, आप उसको ट्राई करना, ठीक है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता है, वेबी कर्व अच्छे से याद होगा आपको, ठीक है। तो मान लो मैं पहला वाला क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चंस को ट्राई करना खुद से, तो आपका वेबी कर्व वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरीके से है ना, कैसे इक्वेशन निकालते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 लेस देन 0, है ना। आपको क्या करना है, फाइंड x और x का इंटरवल निकालना है, फाइंड द इंटरवल ऑफ x, है ना। आपको x का इंटरवल निकाल के बताना है कि इंटरवल क्या होगा, ठीक है। ये सब इस टाइप का क्वेश्चन आपका किया हुआ है, ठीक है। तो आप खुद से ट्राई करना कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और क्या करना होता है। किसी पार्ट में डाउट हो कि कैसे सॉल्व करना है तो बताना मुझे कि ये वाला पार्ट सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी आपको सब कुछ पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सब किया हुआ है कुछ डिफरेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास रिपीटेड रूट भी हो तो भी आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं ना, x+2 का होल स्क्वायर हो तो भी आपको सॉल्व करना आता है वेबी कर्व में, है ना, कैसे हमने उसको ड्रॉ किया था, ठीक है। x-1 का होल स्क्वायर, x-3 का क्यूब, x-x+4, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, है ना। तो ये सब वाला पार्ट एक बार फिर से आप रिवाइज करना, इसलिए मैं कुछ कम क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। वैसे ही आपने अगर फ्रैक्शन में टर्म होता है और डिवीजन में टर्म होता है तो भी हमें सॉल्व करना आता है ना।
2x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 4 होल टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय सॉरी x माइनस 3 का होल क्यूब है ना 3x माइनस 8 होल टू द पावर 4 लेस देन 0। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आता है, तो ये सब क्वेश्चन एक बार फिर से ट्राई करना कि कैसे सॉल्व करते हैं और क्या करते हैं। बाकी हर एक टाइप का क्वेश्चन आपका किया हुआ है इनइक्वालिटी में, मैंने ऑलमोस्ट सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको कवर कर दिया था। ठीक है, आपको क्वेश्चन कभी कैसा कुछ दिखाई पड़ेगा तो आप इजीली समझ जाओगे कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी के क्वाड्रेटिक में आपके पास जितने इनइक्वालिटीज कवर होते हैं वो सब आपका यहाँ पे किया हुआ है, तो आप उसको ट्राई करना, देखना कि कैसे सॉल्व करना होता है और क्या करना होता है। मैंने इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं ताकि आप प्रैक्टिस हो जाए, और आई होप कि सबने वो लेक्चर देखा होगा जो मैंने आपको बोला था फाउंडेशन कोर्स में लिखने का, है ना। तो 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आप ट्राई करना। ठीक है, इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें क्या है कि दो दो क्वाड्रेटिक का इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, है ना। 3x स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है, आप इसको ट्राई करना, है ना। और कॉमन रूट्स वाला पार्ट एक बार रिवाइज कर लेना, और धीरे धीरे करके आप प्रीवियस वाले पार्ट में जितने ग्राफ्स वगैरह पढ़ते जा रहे हो, है ना, क्वेश्चन को कैसे हम ग्राफ के थ्रू सोचते हैं, वो सब पार्ट भी आपका थोड़ा सा अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो उन सारी चीजों को भी आप एक बार अच्छे से ध्यान देके करते रहना, तो आपको क्वेश्चंस करने का आइडिया मिलता जाएगा कि कैसे हम ग्राफ के टर्म में उसको सोच सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी को और थोड़ा सा डिटेल में और दूसरे टाइप्स के क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, उसमें और क्या क्या वैरायटी की चीजें हमें पढ़ने को मिलती है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग ये क्वेश्चंस करो, और जो ट्रिगोनोमेट्री का शीट है, ठीक है, आपको पहले भी बताया ट्रिगोनोमेट्री शीट अप टू क्वेश्चन नंबर 50 तक 25 क्वेश्चन और लेना है आपको, और इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, फिर हम लोग इसको आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो बाय।